Hello friends, again welcome to Fun Study. This is Yes, and today I will explain another important concept of physics, quantum mechanics. So without wasting time, let's begin. So as you can see, today's concept is related to photoelectric effect. So let's read the question and try to understand it. So the question is, state the experimental conclusions of the photoelectric effect. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हमें एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन पढ़ने हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको क्या कंक्लूजन मिलते हैं, क्या परिणाम मिलते हैं, ये लिखने हैं। और वाई कुड द क्लासिकल थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन देम, जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है वो क्यों फेल हो गई इसको एक्सप्लेन करने में। हाउ डिड आइंस्टीन एक्सप्लेन इट बाय द प्लांक क्वांटम थ्योरी, और जो आइंस्टीन है उसने प्लांक क्वांटम थ्योरी की हेल्प से कैसे इसको एक्सप्लेन किया। हम ये सब हमको लिखना है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको अब समझेंगे। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर में लिखा हुआ है, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्स रेज आर मेड टू फॉल ऑन एनी मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन गेट फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस। जब हम किसी भी अल्ट्रावायलेट लाइट को या एक्स रेज को इंसिडेंट कराते हैं किसी भी मेटल सरफेस पर, किसी भी मेटल की सरफेस पर, किसी भी धातु की सरफेस पर, सतह पर, हम जब कोई अल्ट्रावायलेट लाइट या एक्स रे को इंसिडेंट कराते हैं, उसको गिराते हैं उसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से फ्री हो जाते हैं। जो उस मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री हो जाते हैं इस लाइट की वजह से, एंड दे बिगिन टू इमिट फ्रॉम इट, और उससे इमिट होना शुरू हो जाते हैं, वो निकलने लगते हैं उस सरफेस से। जैसे ही फ्री होते हैं तो वो बाहर की तरफ इमिट करते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी फिनोमिनन को हम जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से। तो ये डेफिनेशन थी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब हम समझेंगे द इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एमिट हो रहे हैं इस टाइप से, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, एमिट होते हैं, उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन मिलता है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आ जाता है, द फोटो इलेक्ट्रिक emission occurs only when the frequency nu of the light incident on the metal surface is greater than a definite minimum value। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होता है जब कोई फ्रिक्वेंसी न्यू, इसी लाइट की कोई फ्रिक्वेंसी, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू मेटल सरफेस पर जब इंसिडेंट होती है जो लाइट, उसकी फ्रिक्वेंसी न्यू एक डेफिनेट मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन तभी होता है जब जो लाइट इंसिडेंट कर रही है मेटल सरफेस पर वो एक डेफिनेट मिनिमम वैल्यू की फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट से, जब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। मतलब एक निश्चित फ्रिक्वेंसी की लाइट से कम फ्रिक्वेंसी वाली लाइट लेने पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है। जब तक आप इस न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली लाइट इंसिडेंट नहीं करवाएंगे मेटल सरफेस पर, तब तक हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का जो प्रोसेस है वो नहीं होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले पेज की तरफ। दिस मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ द गिवन मेटल सरफेस। अब यही जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिससे कम होने पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होता है, और जिससे ज़्यादा होने पर ही फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है, तो इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी, इस बॉर्डर लाइन फ्रिक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसको न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। उस मेटल सरफेस के लिए, हर अलग अलग मेटल सरफेस के लिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट समझते हैं। सेकंड, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को जो इमिट हो रहा होता है, वो डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पर। उसका कहने का मतलब ये है कि जो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी हम जितनी ज़्यादा लेंगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो गया है उसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी मिली होगी जिस वजह से वो वहाँ से इमिट हुआ है। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी पर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अगर हम ज़्यादा इंटेंसिटी की इंसिडेंट लाइट लेते हैं तो उतने ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हुए दिखाई देंगे। तो आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्लासिकल थ्योरीज फेल्स टू एक्सप्लेन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। क्यों क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई उसकी हम रीजन समझेंगे। तो सबसे पहला रीजन आता है, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव विल इंक्रीज। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने पर जो वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो भी इंक्रीज़ होगा।
हम इंटेंसिटी को अगर इंक्रीज करेंगे इंसिडेंट लाइट की तो जो वेव निकलेगी इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाएगा एंड हेंस द एनर्जी प्रोपेगेटेड बाय द वेव विल ऑल्सो इंक्रीज, और इसी वजह से एनर्जी जो प्रोपेगेट होगी वेव के द्वारा वो भी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स में जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। कंसिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल गेट मोर एनर्जी फ्रॉम द मेटल, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मेटल से एंड हेंस द एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड मस्ट इंक्रीज, और इस वजह से जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसको भी बढ़ना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट इट इज़ अगेंस्ट द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। एक्सपेरिमेंट करने पर हमें ये पता चलता है कि ऐसा नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? जो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो एक्सपेरिमेंट के दौरान नहीं बढ़ती है, जबकि जो हमारी वेव थ्योरी है उसके अनुसार फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ना चाहिए। Now move on to the next point. So second point, according to wave theory, if the intensity of incident light is such that it can provide sufficient energy to bring out electrons of the metal, यदि वेव थ्योरी के अनुसार यदि इंटेंसिटी इंसिडेंट लाइट की इस तरीके से है कि यह सफिशियंट एनर्जी को प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रॉन्स को मेटल्स के, देन वॉट एवर may be the frequency of incident light, the electrons should get emitted from the metal surface। इसका मतलब है फ्रिक्वेंसी फिर चाहे जो भी हो इंसिडेंट लाइट की, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इमिट करना चाहिए। यदि एनर्जी सफिशियंट हो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर मेटल से बाहर आने के लिए तो फ्रिक्वेंसी मायने नहीं रखती, फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस से बाहर आना चाहिए। But experimentally it is found that for the electron emission the frequency of incident light must be more than a definite minimum frequency nu naught। लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन इमिशन तभी होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट तभी होता है जब एक फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी एक निश्चित मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए। वेव थ्योरी ये कहती है कि फ्रिक्वेंसी मायने नहीं रखती, फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो एनर्जी पर्याप्त होनी चाहिए बाहर आने के लिए, जबकि एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि जो है फ्रिक्वेंसी है वो मायने रखती है, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट से ज़्यादा होनी चाहिए फ्रिक्वेंसी, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, इस तरीके से इसको भी एक्सप्लेन करने में वेव थ्योरी सक्सेसफुल नहीं रही, ये एक फेल्योर है। अगला पॉइंट, सिंस द एनर्जी कैरीड बाय द लाइट वेव्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एरिया ऑफ द मेटल सरफेस ऑन विच द लाइट फॉल्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो एनर्जी लाइट वेव्स के द्वारा ले जाई जाती है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, जिस मेटल के जितने एरिया पर वो लाइट इंसिडेंट कर रही है, जितने एरिया पर लाइट इंसिडेंट करेगी, लाइट गिरेगी, लाइट फॉल होगी, उतने एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबको एनर्जी मिलनी चाहिए। देयरफॉर इट मस्ट टेक सम टाइम टू एक्वायर द एनर्जी नीडेड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ टाइम लगना चाहिए उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन्स को मिलने में, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन सबको मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन के इमिशन में जो है वो एनर्जी मिलने में, इलेक्ट्रॉन की इमिशन के लिए जो एनर्जी मिलेगी उसको एक्वायर करने में, उसको मिलने में, उसको प्राप्त इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त होने में, एनर्जी प्राप्त होने में थोड़ा टाइम लगना चाहिए। But experimentally it is found that there is no time lag between the emission of electron and the light falling on the metal surface। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त हमें ये पता चला कि यहाँ पर कोई भी टाइम डिफरेंस, कोई भी टाइम नहीं लगता है बीच में इलेक्ट्रॉन की इमिशन और लाइट के फॉल होने में मेटल सरफेस पर। लेकिन क्योंकि इसका मतलब है कि मेटल सरफेस पर जैसे ही लाइट इंसिडेंट करती है, जैसे ही लाइट फॉल होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं, वहाँ पर कोई भी टाइम लैग देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है और ये इसको एक्सप्लेन करने में भी हमारी वेव थ्योरी अनसक्सेसफुल रही, ये एक फेलियर था। चलिए अब आगे समझते हैं कि आइंस्टीन ने कैसे प्लैंक क्वांटम थ्योरी की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन द रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, द एनर्जी ऑफ ईच इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज यूज्ड इन टू वेज। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग जब रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन जिसकी फ्रिक्वेंसी न्यू हो वो मेटल सरफेस पर फॉल करती है, इंसिडेंट करती है, टकराती है, तो हर एक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो एच न्यू होती है उसको दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है। यह हम ये कहें कि जो हर एक इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है वो दो तरीके से यूज होती है। जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो होती है एच न्यू, ये हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहती है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी में ई इक्वल टू एच न्यू होता है, जहाँ पर एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट होता है और न्यू हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, जहाँ और जबकि ई हमारी एनर्जी होती है। तो फर्स्ट, पहला, अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप इन मेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम द मेटल।
एक पार्ट जो एनर्जी का एक पार्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने से के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी का एक पार्ट यूज़ होता है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। और ये जो एनर्जी यूज होती है इसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं मेटल का। अब चलिए मूव ऑन करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट में लिखा हुआ है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द फ्री इलेक्ट्रॉन टू एमिट इट आउट। और जो बचा हुआ एनर्जी का जो पार्ट होता है वो यूज़ होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो एमिट कर सकें, बाहर जा सकें, बाहर होकर एमिट हो सकें, बाहर जाकर एमिट हो सकें। जो एनर्जी का एक पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए यूज होता है, और जबकि दूसरा पार्ट जो बचा हुआ पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एमिट कर जाते हैं। सो द एनर्जी इम्पार्टेड बाय अ फोटोन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन प्लस वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि जो एनर्जी होती है किसी भी फोटोन के द्वारा जो दी जाती है टोटल, वो इक्वल होती है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो, और जो मेटल का वर्क फंक्शन होता है वो, इन दोनों की सम की। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि जो फोटोन के द्वारा एनर्जी इंपार्ट की गई है वो एच न्यू है, हम जानते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी से, और काइनेटिक एनर्जी को हम ई के से डिनोट करते हैं और वर्क फंक्शन को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एच न्यू इक्वल टू ई के प्लस फाई। अब हम इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ई के इज इक्वल टू एच न्यू, ये फाई इस तरफ चला जाएगा तो माइनस फाई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट देन ई के इज इक्वल टू 0। तो जब हमारी फ्रिक्वेंसी न्यू इक्वल टू न्यू नॉट होती है तब ई के इक्वल टू 0 होता है। मतलब जो हमारी फ्रिक्वेंसी जब मिनिमम होती है, जब मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं कर पाएगा, इसका मतलब उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी उसको नहीं मिल पाएगी। इसका मतलब ई के इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर जब हम इस इक्वेशन में 0 लिखेंगे और न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी 0 इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस फाइव। अब हम इसी इक्वेशन को आगे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, फाई को हम इस साइड ले आएंगे तो एक प्लस का हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो हम इक्वेशन सेकंड दे देते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट और एक सेकंड से हम देखें तो यहाँ पर जो है एच न्यू नॉट, फाई इक्वल टू एच न्यू नॉट हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये ई के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बन जाएगा। और यहाँ पर दोनों टर्म से हम एच कॉमन ले लेंगे, और न्यू को हम जानते हैं सी अपॉन लेमडा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर चूँकि ये न्यू नॉट फ्रिक्वेंसी है तो इसको सी अपॉन लेमडा नॉट लिख सकते हैं, जो कि हमारी मिनिमम वेवलेंथ को शो करता है। तो ये जो इक्वेशन हमारी है ये हमारी आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, और इस तरीके से ये पूरा हमारा जो एक्सप्लेनेशन था, ये पूरा जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये खत्म हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।